ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अभी जो मौजूदा स्थिति है, आखिर वो किस ओर इशारा कर रही है? क्या कुछ इसमें जो दूरगामी परिणाम है इसके निकलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो मौजूदा हमने स्थिति देखी है वो साफ तौर पर यह दिखाती है कि लगातार जो तमाम अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनमें और वहां के लॉ एंड ऑर्डर में साफ तौर पर भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो बहुत प्रबल गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और तमाम चीजें उनके निशाने पर हैं। लेकिन इसको लेकर सवाल यह आता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लेकर अब तक भारत विरोधी ताकतें लगातार सड़कों पर नजर क्यों आ रही हैं? मौजूदा घटनाक्रम के जरिए ढाका में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिशों ने हालात की गंभीरता साफ कर दी है। वहीं बढ़ती सुरक्षा चिंता के बीच भारत ने बांग्लादेश के राजनयिक को तलब कर कड़ा संदेश दिया है। ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि यूनुस की अंतरिम सरकार चरमपंथी तत्वों पर कब लगाम लगाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। इसकी बानगी कई बार देखने को मिली है। कभी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया तो कभी बड़बोले नेताओं के उलझुल बयान से दोनों देशों के संबंधों को डिगाने का प्रयास। भारत फिर भी एक परिपक्व और संयमित पड़ोसी की भूमिका निभाता रहा। लेकिन अब तो इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये चरमपंथी तत्व खुलेआम सड़कों पर उतर आए हैं। ढाका में बुधवार को प्रदर्शनकारियों के बड़े समूह ने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिश की। ढाका से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें भारतीय मिशन की तरफ मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। बुधवार को जुलाई यूनिटी के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारतीय मिशन की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन भीड़ इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। इसके बाद नाकेबंदी कर जैसे तैसे रोका गया तो ये लाउड स्पीकर से भाषणबाजी पर उतर आए। अपने राजनयिकों की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के राजनयिक को तलब कर उन चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों के बारे में कड़ी चिंता जताई, जिन्होंने भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति को खतरा पैदा करने की योजना की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में चरमपंथी तत्वों के बनाए जा रहे झूठे नैरेटिव को खारिज करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है और न ही इन घटनाओं के बारे में भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किया है। दरअसल भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ने में उन ताकतों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है जिन्होंने कभी बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, बल्कि उनके ऊपर पर्दे के पीछे से सरकार को हाँकने का आरोप भी लगता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को बांग्लादेश जमात इस्लामी संगठन का भी समर्थन है। जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि यह बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ था। बांग्लादेश से शेख हसीना की बेदखली के बाद पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाने में जुटा हुआ है। 1971 के बाद पहली बार दोनों देशों के साथ समुद्री संपर्क हुआ। पाकिस्तान को यह मौका बांग्लादेश के उसके पुराने मददगार संगठन जमात के अंतरिम सरकार के साथ मधुर संबंधों के साथ ही संभव हो पा रहा है। जब जमात और सरकार खुलकर खेल रहे हों तो ऐसी स्थिति में राजनीति में जगह तलाश रहे कट्टरपंथी तत्वों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। यूनुस की समर्थित नवगठित छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन के एक नेता भारत के खिलाफ लगातार जहरीले राग अलाप रहे हैं। तो देखा आपने कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है वो किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चरमपंथियों का आखिर इलाज क्या है, और अगर इसी तरह की स्थितियां रहती हैं तो आखिर चरमपंथियों पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी? क्या यूनुस उस काबिल हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अतुल अनेजा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, अगला सवाल यह है कि साफ तौर पर अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई, तो ऐसे में इन चरमपंथियों का इलाज क्या है, पहला। और दूसरा इसी के साथ सवाल आता है कि आखिर जो यूनुस हैं वो कितने सक्षम आपको नजर आते हैं कि अगर इस तरह की कोई कार्यप्रणाली है तो उसको कंट्रोल करने के लिए? आपको दोनों सवालों के साथ मैं चाहूंगा कि इसका आप विस्तृत जवाब दें कि किस तरह से अभी बांग्लादेश में जो स्थिति है वो इतनी दयनीय बनी हुई है। गौरव जी, अगर हम देखें कि ये क्यों हो रही है ऐसी स्थिति, इसके पीछे शक्तियाँ क्या है, उसके ऊपर ज़रा फोकस करते हैं। एक तो मोहम्मद यूनुस की अगर बैकग्राउंड आप देखें तो वो अमेरिकन डीप स्टेट के साथ उनकी एसोसिएशन पुरानी रही है और शेख हसीना के साथ जो है उनका रिश्ता बहुत ही ख़राब रहा है जी। एक तो यूनुस फैक्टर है, न्यूट्रल फैक्टर नहीं है। ये एक तरह से डीप बैकग्राउंड में थोड़ा एंटी इंडिया फीलिंग्स वाला फैक्टर है। दूसरा, जमात इस्लामी स्ट्रांगली एंटी इंडिया, क्योंकि जमात इस्लामी जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया है, इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था जब 71 की लड़ाई हुई थी मुक्ति बाहिनी और जो लिबरेशन स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उनके अगेंस्ट। तो
जमात इस्लामी के साथ तीसरा फैक्टर जुड़ता है, वो है पाकिस्तान का और आईएसआई का। ठीक है। तो एक तरह से ट्रायंगुलेशन हो रही है, यूनस, पाकिस्तान और जमात इस्लामी। अब इन्होंने तीनों ने तय किया, इसमें जैसे मैंने पहले कहा यूनस कोई न्यूट्रल फैक्टर नहीं है, इन तीनों ने तय किया है कि अब हम जो है भारत को प्रवोक करेंगे, विल पुट द बॉल इन इंडिया कोर्ट। अब वो कैसे? आपने सबसे बड़ी बात की, जो डिप्लोमैट्स होते हैं उनकी एक तरह से एक भूमिका होती है, एक प्रोटेक्शन होती है, एक बिहेवियरल नॉर्म्स होती हैं उनके साथ करने की, उसको तोड़ा है। अगर आप थ्रेटन कर रहे हैं डिप्लोमैट्स को, मतलब आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, एक पॉलिटिशियन के थ्रू कर रहे हैं, और जो मार्चेस हुए हैं भारतीय दूतावास के तरफ वो सामने दिखाते हैं कि अब डिप्लोमैट्स को के ऊपर भी आपने एक अलग लेवल पे जो एस्केलेशन कर दी है। अब इस एस्केलेशन जब हुई है, उसकी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। जवाबी कार्रवाई अभी डिप्लोमेटिक तरीके से हो रही है कि भारत में जो बांग्लादेश के एम्बेसडर है उनको बुलाया गया, डिमार्च किया गया। अतुल जी, ऐसे में एक सवाल आता है कि इन सब जो गतिविधियां चल रही हैं इसका सीधा असर साफ तौर पर चुनाव में तो नजर आएगा ही, लेकिन कितना बड़ा और व्यापक नजर आएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की जो चीजें हैं वो लगातार वहां की आबो हवा को और ज्यादा और वहां की आवाम को और ज्यादा परेशान कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब दो फैक्टर हैं इस स्थिति में, जो है भारत के ऊपर इतना जब प्रहार हो रहा है तो भारत इस पे एक तरह से कुछ कार्रवाई, भारत को ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी तक डिप्लोमेटिक कार्रवाई है, उसके आगे की बात भी अब रडार पे आ गई है कि हाँ, इसको ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ताकतें अगेंस्ट भारत हैं वो बहुत ही हमको अब साफ नजर आ रही हैं। ऐसे में अब अतुल बात जी, आती वहां है के जो नेता हैं, वहां के जो नेता हैं, इसको लेकर अगर हम देखें तो सिस्टर्स को लेकर ये क्या वहां पर नजर आता है, क्यों उसके लिए खुलकर क्यों नहीं कोई मुखरता से इस पर सामने आकर कोई बोल पा रहा है? देखिए, अब काउंटर फोर्स क्या है यूनस के अगेंस्ट इंटरनली अगर देखें, वो है अवामी लीग। अब हमने देखा था कि कुछ दिन पहले, कोई महीना हो गया है, कि अवामी लीग ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किया था यूनस के खिलाफ। तो वो एक तरह से अंडर करंट है अवामी लीग का फैक्टर, जो हमें देखना है। आपकी बात सही है कि अभी तक और उसके बाद खुल के क्यों नहीं किया, क्योंकि स्ट्रेंथ है और शेख हसीना एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थी, काफ़ी मास बेस पड़ा है। तो अब मुझे लगता है कि वो डायमेंशन शायद हमें देखने को मिले कि जो हो रहा है उसके खिलाफ इंटरनली जो है एक तरह से रेजिस्टेंस आए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ठीक है। भारत की इस वक्त जो स्थिति है, मुझे लगता है कि भारत चिंता की स्थिति है, क्योंकि अगर ना हुआ ये काउंटर फोर्स अंदर से ना आई तो भारत को कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल, जो हैं निश्चित तौर पर वो अतुल कम जी, हैं। तमाम ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिन पर इनको देखना पड़ेगा और आने वाले समय में क्या होता है ये तस्वीरें साफ तौर पर साफ होती हुई नजर आएंगी कि आखिर वहां की जो राजनीति है और वहां पर जो इस तरह का परिदृश्य है वो आगे चलकर बदलता है या उसमें कोई नई जो अलग सी बातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अनीजा जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से हमसे यहाँ पर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।